क्या मई 2020 से जनवरी 2021 तक आसिम सलीम बाजवा समेत सीपैक अथॉरिटी के सारे मेंबरान विदाउट पे काम कर रहे थे? सीपैक अथॉरिटी बिल में एक ऐसा क्लॉज है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसके मुताबिक आसिम सलीम बाजवा समेत जितने भी मेंबरान हैं उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी काम कर ले, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की नैब समेत कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी। सेनेट में एक बिल पास किया गया है जिसमें अरबी को लाजमी करार दे दिया गया है। क्या ये ज़रूरी था? क्या ये होना चाहिए था? और इस फैसले के क्या मुहर्रकात होंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। आज जो दो इशूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक जो है वो सीपैक अथॉरिटी बिल के हवाले से है जो कि रिसेंटली पास हुआ है, और इसमें हम ये बात करेंगे अपोजिशन मेंबरान जो हैं वो क्यों इसके ख़िलाफ़ शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको सही नहीं मान रहे। और दूसरा जो इशू है वो अरबिक लैंग्वेज के हवाले से है, जो कि सेनेट में रिसेंटली एक बिल पास हुआ है जिसमें ये अब ये डायरेक्ट किया गया है कि इस्लामाबाद में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे अरबिक लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया। तो आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ। अक्टूबर 2019 में पीटीआई गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू सीपैक अथॉरिटी बनाई, और इसको जो एक डेमोक्रेटिक चैनल होता है, यानी कि आप या तो सेनेट में बिल टेबल करें या नेशनल असेंबली में बिल टेबल करें, उसके बाद लॉ बने, उसको नहीं अडॉप्ट किया गया बल्कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को अडॉप्ट किया गया। उसकी वजह ये थी क्योंकि अपोजिशन मेंबरान जो थे वो उसी वक्त से इसके खिलाफ थे। उसके बावजूद ये अथॉरिटी कायम की गई और उसका जो चेयरमैन है वो लगाया गया लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को। इधर मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले पीटीआई गवर्नमेंट में भी और पीएमएलएन गवर्नमेंट में भी और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में भी सीपैक को मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ही देख रही थी, और अब तक जितना भी काम हुआ है वो उन्हीं के थ्रू हुआ है। लेकिन यहाँ पे एकदम पीटीआई को ख्याल आया कि हमें कोई इसकी एक स्पेशल अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि इसको देखे, और उन्होंने वो बनाई। और उसकी जो मुद्दत थी वो 3 महीने की थी, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाई गई थी और उन 3 महीने में कोई लेजिस्लेशन नहीं की गई उस हवाले से। और जब वो एक्सपायर हो गए उसको दोबारा प्रोमोलगेट किया गया 120 दिनों के लिए, जो कि हमारे आइन में मौजूद है कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है जब वो एक्सपायर हो जाए तो उसको 120 दिनों के लिए दोबारा जो है वो आप प्रोमोलगेट कर सकते हैं। और वो दोबारा एक्सपायर हो गई मई 2019 में, और इस सारे अरसे में जो है कोई लेजिस्लेशन नहीं की गई। और मई 2019 से लेके अभी 1 फरवरी को वो बिल पास हुआ, उससे पहले तक 31 जनवरी तक ये जो अथॉरिटी थी इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं था। उसके बावजूद इनका जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा वो भी काम कर रहे थे और पूरी अथॉरिटी काम कर रही थी विदाउट एनी लीगल स्टेटस। तो अब उसके बाद जो है जो एक अहम बात है जिसको हमने आज इसको हाईलाइट करना वो ये है कि जो अपोजिशन है वो क्यों उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और क्यों उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है, उस पर जो है थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है तब से लेकर अब तक अपोजिशन जो है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। लेकिन ये ज़्यादा मसला हाईलाइट हुआ जब ये ऑर्डिनेंस एक्सपायर हुआ मई में, और उसके बाद अक्टूबर 2020 में जब पीटीआई गवर्नमेंट ने बिल तैयार किया इस मामले में, और बिल जब जो है वो सेनेट में पेश किया गया फिर ये मामला ज़्यादा हाईलाइट हुआ। और जब सेनेट में ये ज़ेर बहस आया तो उसमें काफ़ी जो अपोजिशन के मेंबरान ने इसकी मुखालफत की, और स्पेशली जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर नज़र रब्बानी जो कि फॉर्मर जो हैं वो सेनेट चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है इसका ये जो अथॉरिटी कायम की जा रही है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें उन्होंने ये कहा कि मई में जब ये इसका बिल एक्सपायर होगा तो मई से लेके अब तक यानी कि अक्टूबर तक ये इस अथॉरिटी क्यों काम कर रही थी, और ये उन्होंने इसको इल्लीगल करार दिया और कहा कि इसके जितने भी फंक्शन हैं वो इल्लीगल हैं। और उन्होंने फर्दर ये कहा कि इस बिल में एक क्लॉज गवर्नमेंट ने ऐड किया जिसमें ये कहा गया है कि जो पीटीआई जो इस कमेटी के चेयरमैन है, इस अथॉरिटी के चेयरमैन यानी कि लेफ्टिनेंट आसिम सलीम बाजवा और बाकी जो मेंबरान हैं उनको इम्प्यूनिटी दी गई, यानी कि उनको इस्तेस्ना दी गई है कि वो कोई भी काम करें उसके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो इस पर उन्होंने काफ़ी जो है इसकी मुखालफत की और कहा कि इसको बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। अगले ही महीने नवंबर में नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, उन्होंने इस बिल को क्लियर कर दिया, पास कर दिया, ये जानते हुए कि उस कमेटी में जो अपोजिशन मेंबरान थे उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था और उसको अपोज़ किया था, लेकिन उस पर उनको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया गया और उसको बिल को पास कर दिया गया। और इस बिल को पास करने से पहले कुछ गुफ्तगू शनीद हुई मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में और अपोजिशन मेंबरान में, वो मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा। अपोजिशन मेंबरान ने उनसे पूछा कि इस अरसे तक मई से लेके अब तक चूँकि ये अथॉरिटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी, इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं थी, तो
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि इस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, क्या वो तनख्वाह ले रहे थे? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ने जवाब दिया कि उन्होंने अब तक कोई तनख्वाह नहीं ली और वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। और बाकी जो अथॉरिटी मेंबरान हैं उन्होंने भी अब तक कोई तनख्वाह नहीं ली, जो कि इस पर यकीन करना थोड़ा बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इतने महीनों तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे थे। और उसके अलावा जब ये गुफ्तगू ख़त्म हुई उसके बाद ये बिल पास कर लिया गया कमेटी में, क्योंकि उस कमेटी में जो ज़्यादा अक्सरियत थी वो हुकूमत की थी। उसके बाद एहसन इकबाल जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, और सीपैक पे उनका बड़ा तजर्बा है और बड़ा काम किया, उनकी मिनिस्ट्री में काफ़ी काम हुआ सीपैक में। उन्होंने भी इस अथॉरिटी की काफ़ी मुखालफत की और इसको वाइट एलिफेंट कहा और कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जितना भी सीपैक पे काम हुआ है वो मिनिस्ट्री की ही तरफ से हुआ है, तो इस ऐसी किसी भी कमेटी की हमें इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनवरी के लास्ट वीक में ये बिल दोबारा ज़ेर बहस आया सेनेट में ही, जब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की अपॉइंटमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है और उनके खिलाफ काफ़ी करप्शन एलिगेशन सामने आ चुकी हैं। उनका जो इशारा था वो उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की तरफ था जो अहमद नूरानी ने लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब जब आसिम सलीम बाजवा की फ़ौज में जो है वो उन्होंने बड़ी अहम पोस्टों में सर्व किया है, तो उनके उस करियर में उनकी जो फैमिली का बिज़नेस था उसने काफ़ी ग्रो किया और उसकी जो टोटल बर्थ है उनके सिर्फ पाकिस्तान में पापा जॉन्स जो कि पिज़्ज़ा है जिसका आपने सुना होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान में, उसके अलावा अमेरिका में भी उसके काफ़ी ब्रांचेज हैं और बाकी ममालिक में भी हैं। तो उसकी जो कंपनी की पूरी वर्थ है वो $100 मिलियन है। तो उन्होंने ये उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कैसे जैसे जैसे आसिम सलीम बाजवा की ग्रोथ हुई करियर में उसी तरह उस उनकी चेन है फैमिली बिजनेस है उसमें भी इजाफा हुआ और उसमें उन्होंने काफ़ी एम्बेसडमेंट ऑफ फंड्स का भी जिक्र किया था। तो उसकी तरफ इशारा था सेनेटर मुश्ताक अहमद का, उन्होंने कहा कि इनको बिल्कुल भी अपॉइंट नहीं करना चाहिए और आगे भी नहीं करना चाहिए, और उसने इस बिल की भी काफ़ी मुखालफत की। लेकिन उसके तकरीबन एक हफ़्ते के बाद ही 1 फरवरी को नेशनल असम्बली में जो है वो बिल भारी अक्सरियत से पास हुआ और अब जो है वो अथॉरिटी उसको एक लीगल बेसिस दे दी गई है। जनरल तो अपोजिशन के अलावा जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस अथॉरिटी की काफ़ी मुखालफत की है, लेकिन इसमें एक ऐसा क्लॉज है जो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगा है। वो क्लॉज ये है कि इस अथॉरिटी के जो चेयरमैन है जो कि पहले रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा और आगे भी उन्हीं को मोस्ट प्रोबेबली अपॉइंट किया जाएगा, उन चेयरमैन के अलावा जो बाकी कमेटी के मेंबरान हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। और इंक्वायरी जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, यानी कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं नैब और बाकी जो फाइनेंशियल वॉच डॉग्स हैं वो उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो काम भी किया वो गुड फेथ में किया होगा। तो ये गुड फेथ का जो है वो लफ्ज़ क्लॉज में इस्तेमाल किया है कि जो कि एक इंतहाई वेग टर्म है और इस वेग टर्म का सहारा लेते हुए उनको एक लीगल कवर दिया जा रहा है। और इसमें अब कोई भी अगर इससे कोई बेज़ाब्ती होती है, कोई एम्बेसडमेंट ऑफ फंड्स होती है, तो वो उनको एक ऐसा एक लीगल कवर मिल गया कि उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि क्यों उनको इस चीज़ से इस्तिस्ना दिया जा रहा है और क्यों उनको इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो कि कहीं पे भी नहीं होता कि आप एक ऐसी एक अथॉरिटी बनाएं जो कि टैक्स पेयर पे चले, उनकी तनख्वाह टैक्स पेयर पे और सारा काम टैक्स पेयर पे हो, लेकिन उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो सके। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्लॉज में जो कि नहीं होनी चाहिए थी। 1 फरवरी को सेनेट में एक बिल पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि अब से ऑनवर्ड जो है इस्लामाबाद में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे अरबिक लैंग्वेज को अरबी को कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें बिल में फर्दर ये बताया गया कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक जो है वो अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और 6 से लेकर 12 तक जो है वो अरबिक ग्रामर पढ़ाई जाएगी। इस बिल को टेबल किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंटर जवेद अब्बासी ने, और इसके बाद सब जमातों की तरफ से इसकी जो है कोई मुखालफत नहीं हुई, सब ने इसको एंडोर्स किया। और नॉर्मली ऐसे जितने भी बिल्स होते हैं जिनका ताल्लुक मज़हब के साथ होता है उनको कोई उनकी मुखालफत होती नहीं है। कोई इनमें ऐसी चीज़ हो भी जो कि प्रॉब्लमेटिक है उसके बावजूद कोई उसको जो है वो पोज नहीं करता। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आगे थे वो पीटीआई के मिनिस्टर थे, सेनेटर थे अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया, इसको एंडोर्स किया। इसके अलावा जमात इस्लामी के जो जितने भी सेनेटर्स उन्होंने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और उसके बाद जो है ये बिल बड़ी मेजॉरिटी के साथ सेनेट में पास हो गया। इस बिल के खिलाफ सिर्फ एक डिसेंटिंग वॉइस थी सेनेट में, वो थी रज़ा रब्बानी की, जो कि पहले फॉर्मर सेनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनका ये कहना था कि इस बिल की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ये कहा कि इस बिल के थ्रू जो है वो रियासत
अरबिक कल्चर इम्पोज करना चाह रही है इस मुल्क में। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा कल्चर है, इस मुल्क का कल्चर है, वो इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस वैली का जो कल्चर है, वो जो सिविलाइजेशन है वो हमारी है, और इसमें अरबिक जो कल्चर है और ये जो सारे मामलात हैं ये इम्पोज नहीं होने चाहिए, ये उनका मानना था। और उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि किसी भी मुसलमान को इस बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए कि आया उसकी अरबिक लैंग्वेज पे क्या कमांड है, उसको वो आती है नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम सब मुसलमान हैं और किसी को भी इस बेसिस के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये बिल सेनेट में पास हुआ उसके फ़ौरन बाद ही दोबारा से स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर वो आइडेंटिटी क्राइसिस की डिबेट है वो स्टार्ट हो गई। तो हम ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इस पर किसी और दिन तफसील से बात करेंगे। नेशनल आइडेंटिटी क्या होती है, नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस कब पैदा होता है। अगर हम इसको वो नेशनल आइडेंटिटी का लेंस उतार के भी देखें इस इशू को, अरेबिक लैंग्वेज का जो कंपल्सरी करार दिया गया, तो उसके अलावा भी इसमें कुछ इश्यूज हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये हैं कि पाकिस्तान का जो करिकुलम है और पाकिस्तान का जितना भी एजुकेशन स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो स्कूल्स का है, उसमें बच्चों पर बड़ा बर्डन होता है। बर्डन इस चीज़ का होता है कि वो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं जिस पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई करियर काउंसलिंग होती नहीं है। तो सारे जो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है और उनकी फील्ड ही कुछ हो रहा है और उनका इंटरेस्ट ही कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो सब वो पढ़ते हैं। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस बिल के बाद जो इस्लामाबाद के बच्चे हैं उनके बर्डन में और इजाफा हो जाएगा। दूसरी एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान का हर स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो है वो पढ़ता है। वो एक इंग्लिश है, एक उर्दू है। उर्दू तो फिर क्योंकि हम अपने घरों में थोड़ी बोल लेते हैं तो इस वजह से थोड़ी बहुत हमारी जो स्पीकिंग उर्दू है वो बेहतर है, लेकिन जो सही उर्दू है जो कि अदबी उर्दू है उसमें अभी भी बड़े मसाइल हैं। तो इंग्लिश है वो तो आप ये समझ लें कि मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर सकता हूँ कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटी ना पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को निकाल दें, क्योंकि वहाँ पे एक जो प्रिविलेज क्लास है मोस्टली वो पढ़ती है जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं, उनकी एक अच्छी अपग्रेडिंग होती है, लेकिन उधर भी काफ़ी इशूज़ हैं। लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो ये मैं बड़े आपको कह रहा हूँ कि वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि 50% से ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक ग्रामर नहीं आती इंग्लिश की, जिनका बेसिक इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, जिनको जो टेंसेज हैं उनके वो ठीक नहीं है, वो उसकी जगह वो वर्ड लगाते हैं, हैज़ की जगह वो हैड लगाते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन वो उनको नहीं आती। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी है वो तो एक बड़ी एक अहम बात है, सबको पता ही है कि वो कैसी है। उसके अलावा एक और चीज़ है समझने की, वो ये है कि इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है, हम कभी भी इसमें अबूर हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का एक टूल है जो कि यूज़ होना चाहिए, इसको एज अ सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसमें हम कभी अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है कि आप अरबी बच्चे ऐसे सीख लेंगे स्कूलों में कि वो बड़े कुरान के भी बड़े बन जाएंगे, उनको समझ सारी तर्जमा आ जाएगा, सारी हदीस जो एक बड़ी एक आप कह लेंगे उस टाइम की जो अरबी थी उसमें लिखी गई हैं तो वो उनको सारी समझ आ जाएंगी। ये बिल्कुल एक गलत बात है, ये मिसगाइड किया जा रहा है आवाम को, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा एक बड़ी अहम बात है जो हम आज़ाद आपके प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो रीजनल लैंग्वेज हैं और जो मदर लैंग्वेजेस हैं उनको कंपल्सरी होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिनका इस खिते से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है वो हमेशा ऑप्शनल होनी चाहिए, उनको कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। अब पंजाब में पंजाबी क्यों कंपल्सरी नहीं है? तो ये एक बड़ा अलमी है कि हम पंजाब के लोग हैं, यहाँ के बच्चों को पंजाबी बोलनी नहीं आती और कोई बोलता है उसको एक सही समझा नहीं जाता, वो तो एक अलग कल्चरल एक मसला है, लेकिन बच्चों को सिखाई क्यों नहीं जा रही? तो इन जो मदर लैंग्वेजेस हैं इन पे हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको चाहिए कि इस पर फोकस करें, ना कि उन जुबानों पर जिनका ऐसा इस खिते से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा और इसको आज़ाद लब को जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, तो हर जगह हमें फॉलो करें, लाइक करें और कैसे हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। शुक्रिया।